हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और फिर सारी PDF एक साथ डाउनलोड कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष पर कौन डाक टिकट जारी करेगा? ऑप्शन नंबर ए है योगी आदित्यनाथ, बी है नरेंद्र मोदी, सी है आनंदीबेन पटेल और डी है राजनाथ सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी डाक टिकट जारी करेंगे। चौरी चौरा घटना का शताब्दी वर्ष समारोह इस साल 4 फरवरी को मनाया जाएगा। अब यहाँ पर जो चौरी चौरा घटना आया है, इससे संबंधित कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चौरी चौरा घटना जो है ये कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा कांड हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? तो गोरखपुर जिले में चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ पर ये घटना हुई थी। और ये जो घटना है चौरी चौरा घटना, इसमें हुआ क्या था? तो असहयोग आंदोलन के समय जो महात्मा गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे असहयोग आंदोलन का, तो असहयोग आंदोलन के समय में जो आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारी थे, तो उनका एक बड़ा समूह, जो काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर के पुलिस से भिड़ गए। और पुलिस से भिड़ने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और इसकी वजह से 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। और इसी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बंद भी कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के बंद होने का कारण क्या था? तो चौरी चौरा घटना इसका कारण था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा हब बनने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है गोधन उद्यमी हब, बी है गोधन किसान हब, सी है रोजगार हब और डी है सुरक्षा पोर्टल हब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोधन उद्यमी हब। उत्तर प्रदेश में गाय पालन बढ़ाने तथा गो उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गोधन उद्यमी हब बनने जा रहा है। हब निराश्रित गोवंश से लाखों बेरोजगारों के लिए रोजगार और आजीविका का साधन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर किस शहर में बनने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है बागपत, बी है कानपुर, सी है नोएडा और डी है बुलंदशहर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाया जाएगा। योगी सरकार ने IIT कानपुर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इंटेलिजेंस सेंटर में ई-कॉमर्स, उद्योग, कारोबार, स्वास्थ्य सेवाओं में शोध के जरिए नए सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ उद्योगों से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। तो ये जो राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर है, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश की नोएडा में ये बनाया जाएगा। और ये नोएडा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो गौतम बुद्ध नगर ये डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और गौतम बुद्ध नगर का एक जिला एक उत्पाद क्या है? रेडीमेड गारमेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कौन सा नया शहर बसाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है नया अटल नगर, बी है गोरखनाथ नगर, सी है वाल्मीकि नगर और डी है नया नोएडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नया नोएडा। नोएडा ग्रेटर नोएडा के बाद अब बनेगा नया नोएडा। नोएडा की तर्ज पर दादरी और बुलंदशहर के 80 गांवों का अधिग्रहण करके नया नोएडा विकसित किया जाएगा। इस नए शहर को विकसित करने का मकसद प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देना है। इस शहर का हिस्सा रिहायशी और इंडस्ट्रियल टाउनशिप दोनों होंगी, जिसमें कम प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों और लॉजिस्टिक्स यूनिट को लगाया जाएगा। और ये जो नया नोएडा शहर है,
इसे बसाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो नोएडा अथॉरिटी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और ये जो नोएडा अथॉरिटी है इसे शहर बसाने का या शहर विकसित करने का पुराना अनुभव है। अगला क्वेश्चन है, सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल किस शहर में देश का पहला सबसे बड़ा वातानुकूलित रेल परिक्षेत्र बना रहा है, जो यात्रियों को हवाई अड्डे का अनुभव प्रदान करेगा? ऑप्शन नंबर ए है पुणे, बी है चेन्नई, सी है बेंगलुरु और डी है पटना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु के वयप्पनहल्ली में सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल देश का पहला सबसे बड़ा वातानुकूलित रेल परिक्षेत्र बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो यात्रियों को हवाई अड्डे का अनुभव प्रदान करेगा। और 2021 के फरवरी अंत तक टर्मिनल तैयार होने की उम्मीद है। और इस टर्मिनल पर 7 प्लेटफॉर्म होंगे, 8 स्टेबलिंग लाइनें होंगी और 3 पिट लाइनें होंगी। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश का पहला सबसे बड़ा वातानुकूलित रेल परिक्षेत्र है, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस के अवसर पर कटक में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, बी है उड़ीसा, सी है कर्नाटक और डी है तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म समारोह के अवसर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बोस के जन्म स्थान कटक में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी। इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT को लगभग 65 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। अब यहाँ पर जो एक ये वर्ड आया है ISBT, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटर स्टेट बस टर्मिनल, इसका ये फुल फॉर्म है। और ये होता क्या है? तो यह किसी भी राज्य की राजधानी या प्रमुख शहर में स्थित वह बस अड्डा होता है जहां से दूसरे राज्य के प्रमुख शहरों के लिए सीधी बस सेवा संचालित होती है। ठीक है, तो इसे समझ गए ISBT को। अब यहाँ पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए हैं तो इनसे संबंधित कई एग्जाम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था और इसके साथ साथ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। तो ये दो नारा आपको याद रखने हैं। और आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य में एक नई योजना एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है हरियाणा और डी है पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अब यहाँ पर राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, 72वें गणतंत्र दिवस पर सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 5, सी है 7 और डी है 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7। अब यहाँ पर जो पद्म पुरस्कार आए हैं तो पद्म पुरस्कारों से संबंधित भी आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 से पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। और पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण और उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। और भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? तो वो होता है भारत रत्न।
क्रम से अगर देखा जाए तो भारत रत्न सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है और उसके बाद सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण और उसके बाद होता है पद्म भूषण और उसके बाद होता है पद्मश्री। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में जो भारत रत्न है ये किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि 7 हस्तियों को पद्म विभूषण और 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 दिवसीय वार्षिक आदिवासी मेला 26 जनवरी 2021 को किस शहर में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, बी है नासिक, सी है पुणे और डी है भुवनेश्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर। 26 जनवरी 2021 को भुवनेश्वर आदिवासी प्रदर्शनी मैदान में 15 दिवसीय वार्षिक आदिवासी मेला शुरू हुआ। आदिवासी मेला देश का सबसे पुराना मेला है, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहता है। जो आदिवासी मेला है ये देश का सबसे पुराना मेला है और इसका आयोजन कब से हो रहा है, तो 1951 से इसका आयोजन हो रहा है और ये देश का सबसे पुराना मेला है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के नए उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है S.K. सैनी, बी है चंडी प्रसाद मोहंती, सी है बिपिन रावत और डी है करमबीर सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी चंडी प्रसाद मोहंती। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को नए उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल S.K. सैनी से 1 फरवरी 2021 को पद ग्रहण करेंगे, जो 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो 1 फरवरी से ये पदभार ग्रहण करेंगे कौन, चंडी प्रसाद मोहंती। और इनके पहले कौन थे, तो जनरल S.K. सैनी थे, जो कि 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो भारतीय सेना आई है, भारतीय सेना से संबंधित भी आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे कि भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। और भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और भारतीय सेना जो थल सेना होती है उसके प्रमुख कौन है, थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना अध्यक्ष हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, ये वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं। और नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं, नौसेना अध्यक्ष हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत के पहले CDS कौन बने, तो भारत के पहले CDS हैं बिपिन रावत। और CDS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है भारतीय सेना से जो आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों ये थे 1 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा UP एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछली वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट था वो ऑप्शन नंबर सी था, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को 2021 की परेड में प्रथम पुरस्कार दिया गया था। और पिछली साल 2020 की परेड में उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को दूसरा स्थान जो है झांकी को दिया गया था। द्वितीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को दिया गया था। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिना हाईवे साथी ऐप के किस एक्सप्रेसवे पर प्रवेश निषेध घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए है यमुना एक्सप्रेसवे, बी है गंगा एक्सप्रेसवे, सी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोग क्वेश्चन का जब आंसर दें तो आंसर से संबंधित जो भी नॉलेज आपको पता हो आप डिटेल में आंसर दिया करो, ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से याद रहे। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।